नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे हॉरर स्टोरीज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या खुद की कोई कहानी है और आप चाहते हो कि आपकी कहानी को मैं आवाज़ दूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आत्मा, भूत, दानव का नाम आपने बहुत बार सुना है। इंसान की जब मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद इंसान भूत की योनि में भटकता रहता है। जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक भूत बनकर लोगों को डराता रहता है। इसलिए आत्मा की शांति के लिए लोग पिंड दान करते हैं। भूत किन लोगों को अपना शिकार बनाता है? जो लोग हर वक्त गुस्सा करते हैं, मदिरा पान करते हैं, गंदी गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे इंसान पर भूत आसानी से प्रवेश कर सकता है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद ऐसे इंसान पर नहीं रहता है। आज आपके लिए डरावनी भूतिया कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। विजयनगर गांव में बिरजू और उसकी पत्नी बिमला और बिरजू के माता पिता रहते थे। बिरजू किसान था और उसकी पत्नी बिमला घर में रहकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करती थी। बिरजू की शराब पीने की गंदी आदत थी। गांव में बिरजू के 3 दोस्त थे, दिनेश, हरिया और रमा। चारों मिलकर एक साथ खेती का काम करते थे। काम खत्म होने के बाद तीनों दोस्त मिलकर बिरजू को जबरदस्ती शराब पिला देता था। जब बिरजू शराब पीकर घर आता था तो घर पर अशांति करता, पत्नी बिमला पर हाथ उठाता और गंदी गंदी गालियां देता था। इसी वजह से बिमला की जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। बिमला घर छोड़कर कब की चली जाती। बिरजू के बूढ़े माता पिता की वजह से बिमला मजबूर थी, क्योंकि बिमला ही उनका सहारा थी। बिमला लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती। महीने के जितने पैसे मिलते थे, घर को संभालने के साथ साथ बूढ़े माता पिता का भी ख्याल रखती थी। पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक पत्नी हमेशा उसका साथ देती है, उसका ख्याल रखती है। बिरजू कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी, भगवान की पूजा करती थी और भगवान से यही मन्नत मांगती थी कि उसके पति की शराब पीने की आदत चली जाए। बिरजू भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। जब बिरजू अनाज बेचने बाजार जाता था तो पत्नी के लिए कपड़े, गहने, महंगे तोहफे लाकर देता था। बिरजू के तीनों दोस्त बिरजू को इसलिए शराब पिलाते थे क्योंकि बिरजू की शादीशुदा जिंदगी से तीनों दोस्त खुश नहीं थे। बिरजू से नफरत करते थे क्योंकि बिरजू की पत्नी बिमला अप्सरा जैसी खूबसूरत थी। स्वर्ग से आई कोई देवी हो, जो भी पहली नजर में देख ले तो बिमला की सुंदरता की तरफ आकर्षित हो जाए। इसलिए दिनेश, हरिया और रमा मिलकर जबरदस्ती शराब पिला देते थे, उसकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा सके। जब बिरजू शराब पीकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाता, तब तीनों दोस्त घर के बाहर छुपकर देखते थे और बहुत खुश होते थे। बिरजू की हालत की जिम्मेदार तीनों दोस्त थे। बिरजू के घर के सामने एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ में एक दरिंदा रहता था। आज से बहुत साल पहले एक तांत्रिक ने एक शैतानी आत्मा को बोतल में कैद करके उस जमीन के अंदर गाड़ दी थी। तब से वो दरिंदा उसी पीपल के पेड़ के नीचे आज भी कैद है। वह हैवान आज भी एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जो भगवान पर विश्वास ना कर सकता हो, जो शराब पीता हो। अगर वह इंसान की खून की एक बूंद भी उस जमीन में गिर जाए तो हैवान बोतल से आज़ाद हो जाएगा। एक दिन बिरजू शराब पीकर घर आता है और पहले की तरह पत्नी पर हाथ उठाता है, मारपीट करता है। पत्नी रोती हुई बूढ़े माता पिता के गले से लग जाती है। बूढ़े माता पिता करते भी क्या, खुद से ठीक से चल भी नहीं पाते थे, बहू की क्या मदद करते। तभी बिरजू को पेशाब लगता है। नशे की हालत में बिरजू उसी पीपल के पेड़ के पास जाता है जहां हैवान रहता था। बिरजू पीपल के पेड़ के सामने जाकर पेशाब करने लगता है। तभी पीपल के पेड़ के नीचे से डरावनी आवाजें आने लगती है। जैसे बिरजू घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, उसके पैर में एक नुकीली चीज घुस जाती है और खून बहने लगता है। खून बहते बहते पीपल के पेड़ के नीचे तक चला जाता है। जब बिरजू का खून उस बोतल में गिरता है
एक जोरदार धमाका होकर बोतल टूट जाती है और हैवान बाहर आ जाता है। नशे की हालत में बिरजू को सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। हैवान को देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, हैवान बिरजू के शरीर में प्रवेश करता है। अब बिरजू साधारण इंसान से एक हैवान बन गया था। बिरजू के शरीर में 100 हाथियों की ताकत एक साथ आ गई थी। बिरजू घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैं सालों से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। पति की हरकत से बिमला को बहुत अजीब लगता है। पति का अलग रूप देखकर बिमला सोचती है, आज से पहले कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं किया है इसने। हमेशा शराब में डूबे रहते थे, आज क्या हुआ? आज मुझसे खाना मांग रहा है। थोड़ी देर पहले शराब पीकर पूरे नशे में गया था। अब देखने से ऐसा लगता है बिरजू ने कभी शराब पी ही नहीं थी। पहले कितना कमजोर था, आज रात ऐसा क्या हुआ? बिरजू के शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? बिमला पति को खाना खाने के लिए देती है। हैवान सब खाना कुछ ही मिनट में खत्म कर देता है। खाना खाने के बाद दरिंदा बिमला की तरफ देखता है। बिमला की खूबसूरती हैवान को आकर्षित करता है। हैवान बिमला से कहता है, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे प्यार के नशे में डूबना चाहता हूँ मैं, आओ मेरे करीब आओ। शैतान बिमला के पास जाता है। बिमला को पति की हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और दूसरे कमरे में चली जाती है। हैवान भी पीछे पीछे जाता है पर उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि दरवाजे में भोलेनाथ की तस्वीर लगी हुई थी। हैवान वहां से भागकर जंगल की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे खून पीने की प्यास लगी थी। अपना शिकार ढूंढते ढूंढते खूनी दरिंदा गांव पहुंच जाता है। एक आदमी साइकिल से कहीं जा रहा था। हैवान उसके पास जाता है और अपनी नुकीली दांतों से उसका शिकार करता है। और अगले दिन सुबह जब बिरजू वापस घर आ जाता है तब पत्नी बिमला थोड़ी डर जाती है क्योंकि बिरजू के चेहरे पर खून लगे हुए थे। बिमला बिरजू से सवाल करती है, आप रात को कहाँ थे और आपके चेहरे पर खून क्यों लगा हुआ है? बिरजू के शरीर में हैवान बस चुका था। गुस्से से पत्नी से कहता है, मैं जहां भी जाऊं तेरा क्या मतलब, जा मेरे लिए खाना बना कर ला, आज मांस खाने की इच्छा हो रही है। बिरजू की पत्नी घबरा जाती है। आज से पहले कभी भी बिरजू ने मांस को हाथ भी नहीं लगाया था। आज अचानक ऐसा क्या हुआ, उसे मांस खाने की जरूरत महसूस हो रही है? मेरा बिरजू तो पहले ऐसा नहीं था, कल से बहुत अजीब अजीब हरकत कर रहा है। हैवान गुस्से से बिमला को कहता है, मांस बना, नहीं तो तेरे बूढ़े माँ बाप को मार दूंगा। बिमला कहती है, मांस कहाँ से लाऊं? तभी बिरजू चाकू से अपने पालतू का बकरी का सिर धड़ से अलग कर देता है। इतना भयानक नजारा आंखों के सामने देखकर पत्नी डर के मारे कांपने लगती है। अपनी जान से प्यारी बकरी को आंखों के सामने तड़पता देख बिमला बेहोश हो जाती है। जब बिमला होश में आती है तो देखती है कि बकरी गायब हो चुकी है और सामने देखती है पति भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। बिमला घर जाकर देखती है तो पति बिस्तर में सोया है और बिस्तर के सामने बकरी का खून, हड्डी, मांस पड़े हुए थे। बिमला बहुत डर जाती है और सोचती है, मेरा पति पहले शराब पीता था, अब जिंदा बकरी मारकर खा जाता है। क्या हुआ है मेरे पति को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बिमला कभी जान पाएगी उसके पति के अंदर किसी हैवान ने कब्जा कर लिया है? खूनी हैवान अब किसका शिकार करेगा? जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। बिमला देखती है बिरजू बिस्तर पर सोया हुआ है और बिस्तर के सामने बकरी का खून और मांस पड़े हुए थे। बिमला सोचती है, बिरजू पहले शराब पीता था, अब मांस भी खाने लगा है। बिमला बिरजू के बूढ़े माता पिता के पास जाकर रोने लगती है और कहती है, बिरजू बहुत बदल गया है माँ, पहले शराब पीता था, अब मांस भी खाता है। बूढ़े माता पिता बिमला से कहते हैं, बेटी बिरजू का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए उसे पता ही नहीं क्या कर रहा है। ये सब उन तीनों दोस्तों ने किया है, दिनेश, हरिया और रमा। मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था। जब से तीनों से दोस्ती हुई है तब से बिरजू को शराब की बुरी लत लगी है और शायद मांस खाना भी इन तीनों ने ही सिखाया होगा, क्योंकि इन तीनों की गंदी नज़र तुझ पर है बहू। तू जब से आई है तब से इन तीनों ने मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी पूरी तरह से नर्क कर दी है। अब सब भगवान के हाथों पर है बेटी, हिम्मत मत हारो, सब ठीक होगा। बिमला उस दिन से बूढ़े माता पिता के साथ रहने लगी
उसी रात को बिरजू को खून पीने की प्यास लगती है। बिरजू बिस्तर से उठता है और चारों तरफ देखता है। उसे कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि बिमला कमरे में नहीं थी, अपने बूढ़े माता पिता के साथ सो रही थी। बिरजू उठकर घर से बाहर जाता है और अपने अगले शिकार की तलाश करने लगता है। अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा था। बिरजू गुस्से से गुर्राते हुए अपने दोस्त दिनेश के पास जाता है। दिनेश अकेला रहता था, इसलिए घर में अकेले बैठकर दारू पी रहा था। बिरजू दिनेश के पास जाता है और गुस्से से कहता है, ए बिरजू बाहर आ, तेरा मौत आया है। तूने मुझे बहुत शराब पिलाया था, आज मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। बिरजू का दोस्त दिनेश नशे की हालत में था। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। नशे की हालत में दिनेश बिरजू से कहता है, कौन है, कौन बुला रहा है? बिरजू के अंदर छुपा हुआ खूनी हैवान दिनेश को देखकर लंबी जीभ निकालता है और दिनेश के गले में जोर से काट देता है और शरीर का सारा खून पी लेता है। खून की कमी से दिनेश की मौत हो जाती है। बिरजू फिर से अपने घर जाता है और वापस अपने कमरे में सो जाता है और बिमला को कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह गांव वाले दिनेश के बारे में बात कर रहे थे। कोई कहता है किसी जंगली जानवर ने दिनेश का खून पिया है, कोई कहता है चुड़ैल ने खून पिया है। बिमला गांव वालों की बातें सुनकर दिनेश के घर जाती है और देखती है दिनेश का मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। बिमला हैरानी से दिनेश के मृत शरीर की तरफ देखती है। दिनेश की आंखें बाहर की तरफ थी, शरीर सफ़ेद पड़ चुका था, गले में काटने के निशान थे। बिमला डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। बिमला घर में आकर देखती है बिरजू बिस्तर पर सोया हुआ था। बिरजू के चेहरे पर खून लगा हुआ था। बिमला डर जाती है और बिरजू से कहती है, आपके चेहरे पर खून कैसे आया? सच सच बताओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप रात को कहाँ जाते हो, क्या करते हो, बताओ आप। बिरजू बिस्तर से उठता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बिरजू के शरीर के अंदर जो खूनी दरिंदा था वो बाहर आ जाता है। बिरजू का शरीर कागज की तरह जमीन में गिर जाता है। खूनी दरिंदा बिमला के पास आता है और कहता है, सुंदरी, तेरे पति का शरीर मेरे कब्जे में है, मैं जो कहूँगा तेरा पति वो करेगा। बिरजू मेरा गुलाम है। बिमला डर के मारे कांपने लगती है। तभी खूनी दरिंदा कहता है, सुंदरी डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अमावस की रात को मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और पत्नी बनाकर काली दुनिया में ले जाऊंगा। बिमला कहती है, मेरे पति के शरीर को क्यों कब्जा किया है? मेरे पति को छोड़ दो। मेरा पति शराब पीता है, फिर भी वो मेरा सुहाग है। मेरे सुहाग को कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी? खूनी दरिंदा कहता है, सुंदरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। अमावस की रात को शादी करके तुम्हारी सुंदरता का पान करूंगा। बिमला कहती है, मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। एक सुहागिन स्त्री की शक्ति से अनजान हो तुम। मैं अपने पति बिरजू को बचाने के लिए तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जब तक मेरे मांग में सिंदूर है तब तक मेरा पति सही सलामत है। खूनी दरिंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तेरा पति मेरे कब्जे में, तू अपने पति को बचा नहीं पाएगी। इसने पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब किया था, इसलिए मैं इसे सजा देना चाहता हूँ। अमावस की रात को इसका बलि देकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। अभी मैं शिकार करने जा रहा हूँ। दिनेश को नर्क भेज दिया है। अभी रमा और हरिया का खून पीना है, क्योंकि इन तीनों ने बिरजू को बहुत शराब पिलाया था और बिरजू ने तुम्हारे नाजुक से शरीर पर छरी से वार किया था। रमा और हरिया को यमलोक पहुंचाना होगा। रमा और हरिया तुम्हें गंदी नज़र से देखते हैं। मैं रमा और हरिया का खून पीने जा रहा हूँ। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। बिमला बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। बिरजू रमा और हरिया का शिकार करने जाता है। रमा और हरिया खेत में काम कर रहे थे। बिरजू पीछे से जाता है और रमा के गले में काट लेता है। हरिया अचानक हुए हमले से घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बिरजू रमा का खून पी लेता है और रमा की मौत हो जाती है। खूनी दरिंदा गांव में जाता है और लोगों पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से गांव वाले डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। गांव वाले बिरजू के घर जाते हैं और बेहोश हो चुकी बिमला को जगाने की कोशिश करते हैं। बिमला को जब होश आता है, गांव वालों को सामने देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गांव वाले बिमला से कहते हैं, तेरा पति पागल हो गया है,
लोगों का खून पी रहा है। हम गांव वाले बहुत डर गए हैं, इसलिए तेरे पास आए हैं। तू ही बता सकती है तेरे पति को क्या हुआ है। बिमला गांव वालों को क्या कहानी बताएगी, यह जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। बिमला गांव वालों से कहती है, ये मेरा पति बिरजू नहीं है, ये खूनी दरिंदा है। मेरा पति बिरजू इस खूनी दरिंदे के कब्जे में है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं और खूनी दरिंदे के बारे में पूछते हैं, खूनी दरिंदा कौन है। तभी बिमला गांव वालों को खूनी दरिंदे की कहानी सुनाती है। खूनी दरिंदा एक हैवान है। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा पति शराब पीकर घर आया था। नशे की हालत में उसने पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया था। पीपल के पेड़ के नीचे वह हैवान दरिंदा एक बोतल में कैद था। मेरे पति का खून उस बोतल में गिर गया था। उसकी वजह से वह हैवान दरिंदा पीपल के पेड़ के नीचे से बाहर आ गया और मेरे पति का शरीर कब्जा कर लिया। गांव में जितने भी मौत हुए हैं खूनी दरिंदे ने किया है। मेरा पति बिरजू निर्दोष है। खूनी दरिंदा अमावस की रात मुझसे शादी करने के सपने देख रहा है। अमावस की रात मुझको दुल्हन बनाकर अपने साथ लेकर जाएगा और बिरजू को मार देगा। गांव वालों, आप मेरे पति को बचा लीजिए। तभी गांव वाले कहते हैं, इस हैवान का मुकाबला कैसे करेंगे। हैवान बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत शक्तियां हैं। तभी विमला कहती है, हमारे गांव के पास जो शमशान है उसके सामने एक साधु बाबा रहते हैं। आप लोग साधु बाबा से मदद मांगिए, साधु बाबा हमारी मदद जरूर करेंगे। गांव के सभी लोग साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा ध्यान में लीन थे। गांव के सभी लोग साधु बाबा से विनती करते हैं, साधु बाबा हमें खूनी दरिंदा से बचा लीजिए। गांव में खूनी दरिंदा सबको अपना शिकार बना रहा है। बाबा अपनी आंखें खोलिए, खूनी दरिंदा से हमें बचा लीजिए। तभी साधु बाबा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और गांव वालों से कहते हैं, खूनी दरिंदा बहुत शक्तिशाली है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। अगर उसको हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें भोलेनाथ की त्रिशूल की आवश्यकता पड़ेगी। खूनी दरिंदा बिरजू के शरीर को कब्जा कर लिया है। आज अमावस की काली रात है। अमावस की काली रात में खूनी दरिंदा और भी शक्तिशाली बन जाएगा। खूनी दरिंदे को बिरजू की पत्नी बिमला खत्म कर सकती है। तभी बिमला साधु बाबा से कहती है, मैं अपने पति बिरजू को कुछ होने नहीं दूंगी। खूनी दरिंदे की मौत मेरे हाथों लिखी है तो मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। गांव के सभी लोग साधु बाबा को अपने साथ लेकर आते हैं। गांव में हैवान दरिंदा मासूम लोगों को मारकर उसका खून पी रहा था। हैवान दरिंदा जोर जोर से हंस रहा था और लोगों को अपना शिकार बना रहा था। तभी साधु बाबा वहां पर आते हैं और पवित्र गंगा जल खूनी दरिंदे के शरीर में छिड़क देते हैं। खूनी दरिंदा वहां से भाग जाता है। साधु बाबा विमला से कहते हैं, खूनी दरिंदा कुछ पल के लिए यहाँ से गया है, वो वापस यहाँ जरूर आएगा। तुम अपने पति बिरजू को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक नाटक करना होगा। खूनी दरिंदा तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हें खूनी दरिंदे से शादी करने का नाटक करना है। उसके बाद क्या करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। आज अमावस की काली रात है और अमावस की रात काली शक्तियाँ ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। बिमला निडर होकर खूनी दरिंदे का सामना करना होगा। बिमला कहती है, मैं निडर होकर खूनी दरिंदे का सामना जरूर करूंगी। थोड़ी देर बाद अमावस की काली रात हो जाती है। खूनी दरिंदा अपने शिकार की तलाश में वापस गांव आता है और तभी बिमला निडर होकर उस खूनी दरिंदे के पास जाती है और कहती है, मैं तुमसे शादी करूंगी। पहले तुम मेरे पति बिरजू को अपने कैद से आज़ाद कर दो। खूनी दरिंदा बिरजू को आज़ाद कर देता है। खूनी दरिंदा बिमला से कहता है, सुंदरी चलो शादी करेंगे। बिमला शादी के मंडप में बैठ जाती है। गांव वाले भी थे और पीछे से साधु बाबा सब देख रहे थे। खूनी दरिंदा जैसे ही बिमला को मंगलसूत्र पहनाने जाता है तभी बिमला त्रिशूल से खूनी दरिंदे के सीने में वार कर देती है। खूनी दरिंदा जख्मी हो जाता है। तभी सभी गांव वाले मिलकर खूनी दरिंदे के शरीर में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते खूनी दरिंदा आग में भस्म हो जाता है। गांव में खुशी का माहौल था। बिमला अपने पति बिरजू को गले से लगा लेती है। बिरजू रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है, माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है।
दारू पीकर तुमसे मारपीट की है। मैंने कभी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की है। बिमला, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करूंगा। तभी बिमला भी रोने लगती है और अपने पति से कहती है, ऐसी बातें मत कीजिए, मैंने आपको माफ़ किया, अब आप घर चलिए। माँ और पिताजी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। इतने दिनों के बाद आप अपने घर जा रहे हैं। बिमला और बिरजू अपने घर चले जाते हैं। गांव में खूनी दरिंदा का आतंक खत्म हुआ। बिरजू ने शराब पीना भी छोड़ दिया। बिरजू अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बन गया था। बिमला और बिरजू खुशी खुशी जीवन बिताने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हॉरर स्टोरीज़ के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है या खुद के एक्सपीरियंसेस है और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी को आवाज़ दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, तो आप मुझे वहाँ पे रीच कर सकते हो। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रीना आज बहुत खुश थी। रीना को एक प्राइवेट बैंक में नई नौकरी मिली थी और आज उसका पहला दिन था। रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और एक अच्छी नौकरी मिलना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। रीना को उसका केबिन बता दिया गया जहां उसे बैठकर काम करना था। रीना को आज सब कुछ नया नया बहुत अच्छा लग रहा था। रीना अपना सारा काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करती थी। रीना को काम करते हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि एक दिन उसने देखा, जब वह अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी तो अचानक से कीबोर्ड ने अपना काम करना बंद कर दिया। रीना कुछ भी टाइप करती तो वह टाइप ही नहीं हो पा रहा था। रीना को लगा शायद टेक्निकल इशू है या कंप्यूटर हैंग कर रहा है, इसलिए उसने थोड़ी देर काम रोक दिया। रीना ने एक ब्रेक लिया और अपने लिए कॉफ़ी लेने चली गई। रीना कॉफ़ी लेकर वापस आई तो उसने देखा कि डेस्कटॉप पर एक फाइल खुली हुई है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। रीना उस फाइल को पढ़ना शुरू करती है। तभी चपरासी आकर उसे बताता है कि उसे बॉस बुला रहे हैं। रीना फाइल बंद करके बॉस के पास चली जाती है और उस फाइल के बारे में भूल जाती है। 1-2 दिन बाद रीना फिर अपने काम में व्यस्त थी। तभी उसका कंप्यूटर फिर हैंग हो गया और टाइपिंग करना बंद कर दिया। इस बार रीना को कुछ अटपटा सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद कंप्यूटर में कोई समस्या है, इसीलिए उसने खुद ही उसे सही करने को सोचा, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। अचानक कंप्यूटर में फिर से वही फाइल खुलकर सामने आ गई जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ था। रीना को उस फाइल को पढ़कर इतना तो समझ में आ गया कि यह फाइल किसी बड़े कंसाइनमेंट के बारे में है, लेकिन रीना के दिमाग में एक बात खटकने लगी कि बार बार यह फाइल खुद ब खुद कैसे खुल जाती है, और वह भी तब जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है। रीना ने पहले तो सोचा कि इस बारे में अपने स्टाफ से बात करे, लेकिन किसी से इतनी जान पहचान ना होने के कारण उसने अभी चुप रहना ही बेहतर समझा और इस बात को इग्नोर कर दिया। अब तो यह हर दूसरे दिन की बात हो गई थी, लेकिन रीना चाहकर भी किसी से पूछ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए उसने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि यह कंप्यूटर पहले कौन इस्तेमाल करता था। शायद वह इस समस्या का समाधान बता पाए कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो जाता है। रीना को जानकारी करने पर पता चला कि यह कंप्यूटर रंजना इस्तेमाल करती थी, जिस वजह से रीना को हायर किया गया था। आखिर यह रंजना कौन है और उसने अचानक ही अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी, और आखिर कंप्यूटर के हैंग करने की वजह क्या है, कंसाइनमेंट का माजरा क्या था, क्या रीना अपना कंप्यूटर सही कर पाएगी। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। रंजना ने अचानक ही बिना बताए नौकरी छोड़ दी, जिस वजह से रीना को हायर किया गया था। अब तो रीना की समस्या और भी बढ़ गई थी। अब रंजना के नौकरी छोड़कर जाने के बाद यह बात किससे पूछे कि कंप्यूटर में यह समस्या क्यों है। लेकिन रीना के दिमाग में यह भी कौंध रहा था कि रंजना ने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी। यह तो मानवीय प्रवृत्ति है, जहां मिर्च मसाला मिला दिमाग उधर ही जाने लगता है।
पर रीना के इस सवाल का कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पाया था। किसी ने कहा कि उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए वह अपने गांव चली गई। किसी ने कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तो किसी ने यह तक कह दिया कि उसने बैंक का रुपए चोरी किया था, इसीलिए उसे रातों रात बैंक से निकाल दिया गया। इतनी सारी बातों में किसे सच माना जाए यह मुश्किल था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जब तक रीना रंजना के बारे में अपने स्टाफ से जानकारी ले रही थी, उन दिनों कंप्यूटर पर वह फाइल दोबारा कभी नहीं खुली। इसीलिए रीना ने इस मामले पर मिट्टी डाली और दोबारा अपने काम पर ध्यान देने लगी और धीरे धीरे रंजना के मामले को पूरी तरह भूल गई। लेकिन 4-6 दिन बाद फिर एक दिन कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, पर इस बार वह फाइल खुलकर नहीं आई, बल्कि इस बार कंप्यूटर पर कीबोर्ड अपने आप टाइप कर रहा था। क्या तुम मेरे बारे में सच जानना चाहती हो? कीबोर्ड अपने आप टाइप किए जा रहा था। रीना ये सब देखकर बहुत डर गई। उसने हड़बड़ाहट में कीबोर्ड को कंप्यूटर से अलग कर दिया, इसके बावजूद भी टाइप हो रहा था। यह सब देखकर रीना की तो हवाइयाँ उड़ गई। वैसे तो रीना बहुत हिम्मती लड़की थी, पर ऐसी घटनाएं रोज थोड़ी ही होते रहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर के मारे उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी और वह बेहोश हो गई। रीना को जब होश आया तो उसका पूरा स्टाफ उसके पास इकट्ठा था और हर कोई उसका हाल खबर पूछ रहा था। रीना ने कंप्यूटर की तरफ इशारा करके पूरी बात सबको बताई तो सब ठहाका मार कर हंसने लगे और किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया। रीना को भी अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ कि उसे सबके सामने यह सब नहीं बताना चाहिए था। अब सब उसे मूर्ख ही समझेंगे। इसी डर की वजह से उसने पहले भी कंप्यूटर खराब होने की बात किसी के सामने नहीं रखी थी। रीना की तबीयत नासाज होने की वजह से वह आधे दिन की छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। आज की घटना के बाद रीना को इतना तो समझ में आ गया कि यह कोई मामूली घटना नहीं है। जरूर इस बैंक में कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है। रीना इतना डर गई कि उसे वापस बैंक जाने का मन नहीं था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए आज की घटना की वजह से वह नौकरी छोड़कर घर पर नहीं बैठ सकती थी। पूरी रात रीना के दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि कीबोर्ड किस चीज़ के बारे में उसे बताने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार रीना ने यह निश्चय किया था कि वह इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई जानकर ही रहेगी। अगली सुबह रीना पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर कंप्यूटर में ऐसा क्या दिक्कत है और वह किस बारे में सच बताना चाहता है। क्या आप भी इसकी सच्चाई जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। रीना ऑफिस पहुंची तो सभी लोग उसे नजरें बचाकर देखकर हंस रहे थे, पर रीना इन सब बातों को अनदेखा करते हुए सीधे अपने केबिन में चली गई। उसे थोड़ा अटपटा सा तो लगा, पर उसने कंप्यूटर ऑन किया और स्क्रीन के सामने बैठ गई। कंप्यूटर नॉर्मल ही चल रहा था, तो उसने भी राहत की सांस ली और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन अब वह ऑफिस में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ पर पैनी नज़र रखती थी, क्योंकि जाने क्यों उसे ऐसा लगता था कि हो ना हो इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है। अब उसे इंतजार था तो बस उस दिन का जब यह कंप्यूटर दोबारा से हैंग होगा, और वह दिन भी आ गया। लेकिन इस बार रीना डरी नहीं। कंप्यूटर हैंग कर रहा था, स्क्रीन बिल्कुल काली हो गई थी। तभी स्क्रीन पर टाइपिंग शुरू हो गई। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? रीना ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। तो उसे लगा शायद कंप्यूटर को उसी की भाषा में जवाब देना सही होगा, तो उसने एंटर की प्रेस की। कंप्यूटर पर दोबारा टाइपिंग शुरू हुई। अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताओगी। रीना ने दोबारा एंटर की प्रेस की कर दी। रीना ने इस बार टाइप कर दिया एक सवाल और पूछा, क्या तुम रंजना हो? तो उधर से जवाब आया, अरे वाह, तुम तो काफ़ी समझदार हो। हाँ, मैं रंजना हूँ। तुम यहाँ इस कंप्यूटर में कैसे आ गई? लंबी कहानी है, सब बताऊंगी, पर अभी मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करती जाओ, सब पता चल जाएगा।
क्या तुम अपनी मौत का बदला मेरे द्वारा लेना चाहती हो? तो वह बोली, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, क्योंकि मेरी मौत के बाद तुम ही एक इंसान हो जो इस कंप्यूटर पर काम कर रही हो। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी। एक तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि शायद अभी तक तुम एक सच्ची इंसान हो। इसके अलावा भी तुम्हें चुनने की एक और वजह है। वह क्या है? तुम्हारा दोस्त अमन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, और मेरी मौत से पहले मैं उसी के सीनियर ऑफिसर को सारे केस की डिटेल देने वाली थी, पर उससे पहले ही मेरी हत्या हो गई। तुम्हें कैसे पता कि अमन मेरा दोस्त है? मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था जब वह ऑफिस में तुम्हें पिकअप करने के लिए आया था। तो ठीक है, मैं अमन को तुम्हारे बारे में बता देती हूँ, वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। मैंने अभी मना किया था ना कि किसी को कुछ नहीं बताना है जब तक मैं ना कहूँ। किसी से कुछ मत बताना, वरना जो हाल मेरा हुआ वही तुम्हारा और अमन का भी होगा। यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई भी कातिल हो सकता है। अच्छा तो बताओ मुझे क्या करना है? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। सबसे पहले तो तुम यह बताओ कि तुमने उस कंसाइनमेंट वाली फाइल के बारे में किसी से बताया तो नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन ऐसा क्या है उस फाइल में जो तुम बार बार मुझे वह फाइल दिखा रही थी? दरअसल वही फाइल तो सारी फसाद की जड़ है। मानस मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है। वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान रहने लगा था। उसके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आ गया था, जिससे मुझे उसके बारे में काफ़ी चिंता होने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि वह फ़ोन पर किसी को बहुत बुरी तरह से डांट रहा था और चिल्लाते हुए उसने गोडाउन पहुंचने की बात कही। पर मुझे जो सबसे अटपटा लगा कि मानस फर्नीचर और होम डेकोरेटिव सामान का बिजनेस करता है, फिर उसने फ़ोन पर किसी के भाग जाने पर नाराज़गी क्यों जताई? मुझे दाल में कुछ काला लगा, तो मैं भी मानस के पीछे पीछे गोडाउन गई। वहाँ का हाल देखकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। छोटी छोटी बच्चियाँ लोडर्स में भेड़ बकरियों की तरह भरी हुई थी, जिनको एक्सपोर्ट किया जाना था, और उन्हीं में से कुछ बच्चियां मौका देखकर भाग गई थी। यह सब देखकर मैं तुरंत वापस वहां से आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे अकेले वहां लड़ने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैंने मानस की कंपनी, बिजनेस पार्टनर और उनकी डील्स के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी। मैं उसका फ़ोन और लैपटॉप चेक करती थी। कभी कभी उसकी बातें भी मैं छुप छुप कर सुनती थी। उसका पीछा करके भी मैंने कई सबूत इकट्ठा कर लिए थे कि वह किन किन लोगों से मिलता है और इस बिज़नेस में उसके साथ कौन कौन लोग हैं। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद मैंने इतना तो पता लगा लिया कि मानस कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक दलाल है जो अनाथ और गरीब बच्चों के ऑर्गन्स को स्मगल करता है, और जिन लड़कियां के उसे अच्छे दाम मिलते हैं उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे के लिए बेच देता है। मुझे मानस के लैपटॉप में एक कंसाइनमेंट की फाइल मिली, जिसमें बहुत जल्दी ही कई लड़कियों और बच्चों को एक्सपोर्ट किया जाना था। मेरे पास वक्त कम था, इसलिए मैंने अमन के सीनियर से भी मुलाकात करके उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे सारे सबूत लाकर देने को कहा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। पर मैं यह भूल गई कि अगर मानस इतना बड़ा रॉकेट चला सकता है तो पुलिस के कुछ लोग उससे ज़रूर मिले होंगे। मैं पुलिस को यह सारे सबूत देने वाली हूँ। ये बात उसकी मदद करने वाले पुलिस अफसर ने मानस को बता दी थी, और एक दिन लेट नाइट वर्क करते हुए मानस और उस इंस्पेक्टर ने मेरी इसी कमरे में हत्या कर दी। इसी वजह से आज तक मैं इस ऑफिस के बाहर नहीं जा पा रही हूँ और इस कंप्यूटर में कैद होकर रह गई हूँ। क्या इस कमरे में मर्डर? तो तुम्हारा मर्डर यहाँ हुआ, और तुम्हारी लाश कहाँ है? किसी को ये नहीं पता कि तुम्हारा मर्डर हो चुका है? वक्त आने पर बता दूंगी कि लाश कहाँ है। अभी तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अमन के पास आवाज़ बदलकर फ़ोन करो और कंसाइनमेंट में दी गई डेट और लोकेशन पर होने वाली डील के बारे में टिप दो। देखते हैं कि अमन उस टिप का क्या करता है। तो मैं खुद भी तो बता सकती हूँ अमन को, आवाज़ बदलने की क्या ज़रूरत है। सामने से आकर सबूत देने का नतीजा मैंने देख लिया है, इसलिए जितना कह रही हूँ उतना करो। रीना ने आवाज़ बदलकर
अमन के पास फ़ोन किया और बताया कि कंसाइनमेंट के मुताबिक यह तारीख और लोकेशन पर नाबालिग लड़कियों का एक कंटेनर समुद्र के रास्ते से एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप मौके पर पहुंच जाए तो कई जानें बच सकती हैं। तयशुदा दिन पर पुलिस की रेड पड़ी और उस कंटेनर को एक्सपोर्ट होने से पहले ही रोक लिया गया। कंटेनर में 15 से 16 साल की जाने कितनी ही लड़कियां जो रो बिलख रही थी। अब उनकी आंखों में उम्मीद की एक लहर दिख रही थी। सभी लड़कियों को नारी निकेतन भेज दिया गया। मानस की गोडाउन और घर पर भी रेड डाली गए और सील कर दिया गया। मानस कहीं नहीं मिला। उसे पहले से ही इस घटना की जानकारी हो जाने की वजह से वह कहीं भाग गया था। रीना बहुत खुश थी कि उसने इतनी सारी लड़कियों की मदद की और उससे भी ज़्यादा वह अमन की ईमानदारी पर गर्व महसूस कर रही थी। वह बताना रंजना को भी चाहती थी, पर इसके लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा। एक बार फिर रीना का कंप्यूटर हैंग किया और काम करना बंद कर दिया, लेकिन आज रीना खुशी से इस पल का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत टाइप करना शुरू किया, बधाई हो रंजना, उन लड़कियों को बचा लिया गया है। अब सारी लड़कियां सुरक्षित है, बस मानस को ही पुलिस पकड़ नहीं पाई। कोई बात नहीं, उससे तो मैं निपट लूंगी। खैर, तुमने पूछा था ना कि मेरी लाश कहाँ है? हाँ बताओ। मेरी लाश टेरेस पर रखी हुई पानी की टंकी में है। रीना की तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुनते ही उसे ये सोचकर उल्टियां आना शुरू हो गई कि ऑफिस के सभी लोग उसी टंकी का पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। रीना की सूचना पर रंजना की लाश को टंकी से बाहर निकाला गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। रीना ने देखा रंजना उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। रंजना बोलती है, शुक्रिया जो तुमने मेरा विश्वास किया और मेरा साथ दिया। रीना, हाँ पर तुम पहले भी तो बता सकती थी कि लाश टंकी में थी। मुझे तो सोच कर ही उल्टियाँ आने लगती है। अगर मैं पहले बता देती तो तुम उल्टियाँ करने के चक्कर में मेरी मदद ना कर पाती। रंजना ने हंसते हुए बोला, अब तुम क्या करोगी? मानस को कैसे ढूंढोगी? और वह इंस्पेक्टर? रंजना बोलती है, वह कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी और उन दोनों को सजा भी जरूर दूंगी। इतना कहकर रंजना गायब हो गई और फिर कभी नहीं दिखी। अब रीना का कंप्यूटर भी हैंग नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मानस और उस पुलिस ऑफिसर की मौत की खबर अखबार में छपी थी। मानस किसी बिल्डिंग से गिरकर मरा था और ऑफिसर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब यह तो ऊपर वाला ही जाने कि यह महज इत्तेफाक था या रंजना का बदला। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मेरे हॉरर स्टोरीज के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या फिर खुद की कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी को आवाज़ जरूर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं कहानियों के बाद वहीं पर मिलूंगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रभा की उम्र करीब 35 साल की रही होगी। काफ़ी संपन्न घर में पैदा हुई प्रभा की शादी भी बहुत ही अमीर घर में हुई। पति थोक विक्रेता थे और अच्छे जाने माने व्यापारी भी थे। उनका दाल और चावल का व्यापार था जो काफ़ी अच्छा चलता था। प्रभा के एक लड़का भी था, रोहन। उसकी उम्र रही होगी 5 साल, जो काफ़ी हंसमुख भी था। प्रभा की शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ रोहन सभी का चहेता था। प्रभा के घर में उनके साथ उनकी देवरानी भी रहती थी, आशा। आशा अपनी जेठानी की बहुत इज्जत करती थी और उनसे बिना कुछ पूछे कोई काम नहीं करती और ना ही कभी घर के निर्णय लेती थी। वो अपनी जेठानी जी को हमेशा ही आगे रखकर काम करती। दोनों ही साथ में रहती और दोनों भाई साथ में व्यापार करते थे। घर में पुरानी बाई जो काम करने आती थी, उसकी तबीयत बहुत दिनों तक सही नहीं हुई और वो नहीं आई तो दूसरी बाई का इंतजाम कर लिया गया। हालांकि वो भी कई साल पहले काम कर चुकी थी, इसीलिए कोई परेशानी भी नहीं थी। प्रभा कहती है, देखो मीनू, तुम पहले भी यहाँ पे काम कर चुकी हो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हें पता ही है। और हाँ, तुम मुझे दिखी भी नहीं 4 से 5 साल के बीच में, कहाँ थी तुम? प्रभा ने मीनू से बातें की। मीनू बोलती है, दीदी मैं अपने भाई के यहाँ चली गई थी, वहीं रह रही थी, मेरा है ही कौन। मीनू का पति इस दुनिया में नहीं था और वो अब अकेली ही थी।
लगभग 3 दिन बाद आशा ने मीनू की कुछ हरकतों पर विचार किया और उसे देखा वो कुछ सामान्य हरकतें नहीं थी। जैसे वो झाड़ू लगाते हुए 4-5 कदम पीछे आती और फिर आगे। एक दिन उसने उल्टा झाड़ू करके फर्श पर कुछ लिखने की कोशिश की तो आशा ने अपनी जेठानी प्रभा को बताया। प्रभा ने भी कुछ विचित्र हरकतें और उसके शरीर के हाव भाव को देखते हुए उससे पूछा, ये तो क्या करती रहती है? तेरे नाखून भी बढ़ गए हैं और कमरे के कोनों में जाकर क्या खुसफुस करती है? नहीं दीदी, कुछ नहीं। मेरे भाई ने बताया है कि ऐसे करने से घर में तरक्की होती है और वो जानते भी हैं। लोग उनसे कई परेशानियों को लेकर आते हैं। उनके उपचार से बहुतों को फायदा हुआ है। प्रभा बोलती है, तू ये सब यहाँ मत कर। अगर काम करना है तो करो वरना मत करो। और प्रभा ने उसे डांट दिया। आशा ने फिर अगले दिन देखा उसने प्रभा दीदी के झड़े हुए बालों को अपने पल्लू में बांधा और चली गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती मीनू घर से जा चुकी थी और आशा काफ़ी डर गई और उसने अपनी जेठानी प्रभा को सब बता दिया कि किस तरह वो उनके झड़े हुए बालों को अपने पल्लू में बांध कर ले गई। प्रभा कुछ डरे सहमे बिना ही कह उठी, आने दे उसे, मैं देखती हूँ, उसका कल हिसाब ही कर दूंगी। और अपनी देवरानी से ऐसा बोलकर उसे भी तसल्ली देकर आराम करने को कहा। प्रभा ने आशा के डर को तो भगा दिया पर मन में एक बात जरूर घर कर गई कि ये मेरे बालों को क्यों लेकर गई है? क्या मैंने इसे डांट दिया इसलिए? पर ये मेरे बालों का क्या कर लेगी? ऐसे ही विचार प्रभा के मन में आ रहे थे और वो सारी रात चैन से सो भी नहीं पाई। अगले दिन सुबह मीनू आई और घर के काम में लग गई। आशा ने काफ़ी इशारा की कि वो पूछे कि कल बालों को बांधकर क्यों ले गई, पर प्रभा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रभा के व्यवहार में मीनू के प्रति कुछ परिवर्तन आया देखकर जब आशा से नहीं रहा गया तो उसने खुद ही पूछा, कल दीदी के बालों को अपने पल्लू में बांधकर क्यों रख रही थी? मैंने तुम्हें देखा, क्या किया तुमने उन बालों का? मीनू, कुछ नहीं दीदी, वो तो मैंने बाहर ही फेंक दिए थे। आशा, झूठ तो नहीं बोल रही है? मीनू, नहीं दीदी, सच में, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? पर कुछ दिनों में उनकी प्रभा दीदी के व्यवहार में परिवर्तन आया। उसे देखकर आशा काफ़ी अचंभित थी। वो अब क्यों मीनू के इतने गुणगान करती रहती थी? हर वक्त मीनू मीनू, क्या उन पर कोई काला जादू किया गया था या ये आशा का महज एक वहम था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। हर काम अपनी जेठानी से पूछने वाली आशा का मन बहुत कुछ सोच रहा था। क्या करे वो? क्या उसकी जेठानी पर काला जादू किया गया या ये महज उसका वहम था? पर उसकी जेठानी के व्यवहार में परिवर्तन भी हो गया था। वो मीनू के बारे में कुछ भी सुनने को अब तैयार ही नहीं थी। प्रभा का व्यवहार दिनों दिन बदलता गया और आशा भी उन्हें सब कुछ समझाने में रुचि नहीं लेने लगी। कुछ दिन बाद जब आशा के मन में विचार आया कि क्यों ना मीनू से ही बात की जाए और उससे बात बात में क्या माजरा है इसका पता लगाया जाए, आशा ने मीनू से बात की और उसका विश्वास जीतने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे 1-2 दिन में लगभग आशा कामयाब हो ही गई थी और उसने मीनू के भाई और उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया था। सबसे बड़ी बात, उसे एक आश्चर्यजनक बात पता चली जिसने उसके और उसकी जेठानी के बीच रिश्तों को तार तार कर दिया। पर क्या ये बात सही थी या उसके पीछे कोई और बात थी? जानने के लिए आशा ने मौके की तलाश की और वो मौका उसे मिल गया। जब प्रभा बाजार गई हुई थी, आशा ने मीनू से और बात की पर मीनू ने आशा से कुछ पैसे लेने का इशारा किया और पैसे की ज़रूरत है ऐसी मांग की। आशा सब समझ चुकी थी कि ये बिना पैसा लिए कुछ नहीं बताएगी और फिर आशा ने उसे 5,000 रुपये दिए और उससे कहा, तुम रख लो, तुम्हें काम आएंगे। बाजार गई हुई प्रभा के ना होने पर मीनू ने बताया कि छोटी दीदी, अगर आप बड़ी दीदी को कुछ ना बताएंगी तभी मैं बताऊंगी। आप कसम खाओ, अगर आप बताओगी तो फिर मैं कभी कोई बात आपको नहीं बताऊंगी। आशा, नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम मुझे सब सच सच बताना। मीनू बोलती है, दीदी, मैं बहुत पहले से ही बड़ी दीदी को जानती हूँ। जब उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने मुझे ही बताया और मैंने अपने भाई की मदद से काले जादू से उनकी गोद भराई और तो और बड़े साहब के धंधे में भी मैंने मदद करवाई।
मैंने उनकी बहुत मदद की है काले जादू से। आशा बोलती है, काला जादू मतलब जादू टोना, ये सब होता है क्या? मैं इन सब पर भरोसा नहीं करती, ये सब पागल बनाने के काम है। हमें अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए, बस काले जादू से कुछ नहीं होता। मीनू बोलती है, दीदी काला जादू होता है, ये सब अगर नहीं होता तो आपकी बड़ी दीदी की गोद आज खाली ही रहती। आज आपके घर में इतनी खुशियाँ मेरे काली जादू से ही आई हैं। जब 5 साल तक बड़ी दीदी के बच्चे नहीं हुए तो मैं उन्हें ही लेकर गई थी अपने भाई के यहाँ, तभी उनके लड़का हुआ, नहीं तो वो अब तक बांझ ही रहती। आशा बोलती है, चुप कर, पागल हो गई है क्या? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो क्या तू कुछ भी बोलती जा रही है? और आशा ने गुस्से में उसे डांट दिया। वह समझ गई कि दीदी को गुस्सा आ गया और मीनू अपने घर यह कहकर चली गई कि दीदी ये बात आप बड़ी दीदी से पूछना भी मत, नहीं तो वो आपसे ही नाराज़ हो जाएंगी, वे मुझे कुछ नहीं कहेंगी। मीनू तो चली गई पर आशा के दिमाग में बस वही सब घूम रहा था जो मीनू ने उससे कहा था। आज जैसे आशा के मन में बिजली सी कौंध गई। आखिर दीदी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें इतना मानती थी, कितना सम्मान करती थी उन्हें, मुझे भी उन्होंने नहीं बताया। जब मीनू चली गई तो आशा की जैसे भूख प्यास सब मर गई और वो प्रभा दीदी से कुछ इशारों में बातें करने की कोशिश में लग गई। आखिर मुझे इस मीनू पर इतना भरोसा क्यों करना चाहिए? यही विचार आशा के मन में घूम रहे थे। जैसे ही प्रभा बाजार से आई, आशा पानी का गिलास देकर बोली, लो दीदी पानी पी लो। प्रभा ने पानी पिया ही था कि धीरे से आशा ने कहा, दीदी ये काला जादू होता है क्या? प्रभा चौंकते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो? आज अचानक तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुमसे मीनू ने उल्टी सीधी बातें तो नहीं कही थी? उससे ज़्यादा बातें मत किया करो, मैं उसे जल्दी ही निकालने वाली हूँ, बस बाई की तबीयत सही हो जाए। आशा बोलती है, दीदी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्या काला जादू सच में होता है? जब प्रभा ने ऊंचे स्वर में आशा से कहा, तुमसे कहा ना कोई काला जादू नहीं होता, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए तुम्हें। आशा ने जब जिठानी की बात सुनी तो उसके मन को संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला और वो अपना काम करने लगी। शाम को आशा ने अपने पति विकास से बात की पर उसने मीनू की बात को छुपाए रखा। विकास ने आशा से कहा, क्या तुम फालतू के सवाल करती रहती हो? ये काला जादू कुछ नहीं होता है, काला जादू करने वाले सब पागल बनाते हैं, और अगर होता भी तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या परेशानी है? क्या तुम अपने पति से मुक्त होना चाहती हो? और विकास हंसने लगा। आशा ने समझ लिया था कि शायद मुझे ही कुछ करना होगा, इस बात का पता लगाना ही होगा कि क्या सच में दीदी ने काले जादू का इस्तेमाल किया, और इस बात का जवाब बस मुझे मीनू ही दे सकती है। कल मीनू से जरूर बात करूंगी। आशा अगले दिन का इंतजार करने लगी। मीनू आ चुकी थी और आशा ने इशारे से उससे कहा कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इशारा समझते ही मीनू ने जोर से आवाज़ लगाई, छोटी दीदी आपको अपने कमरे की सफाई करानी थी ना, चलो आज कर देती हूँ। और दोनों ही कमरे में सफाई के बहाने बातें करने लगी। आशा बोलती है, सुन मीनू, मैंने इनसे भी पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि ये काला जादू कुछ नहीं होता है, तो मुझे सब सच बता, क्या दीदी ने काला जादू करवाया था? मीनू बोलती है, सच में दीदी मैं सब सही कह रही हूँ, बड़ी दीदी ने काला जादू करवाया था, तभी बेटा हुआ उन्हें। और तो और मैं आपको सच बता रही हूँ कि आप बड़ी दीदी से कुछ मत कहना, उन्होंने तुम पर भी काला जादू करवाया है। आशा बोलती है, मुझ पर? क्या पागल जैसी बात कर रही हो, मुझ पर क्यों काला जादू करवाएंगी वो, और किस बात के लिए काला जादू करेंगी? मीनू बोलती है, आपको कोई भी बच्चा ना हो, आप निसंतान रहो और रोहन सभी का चहेता बना रहे, इसीलिए, और सभी आपको बेइज्जत करते रहे। आशा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मीनू की बात ने आशा को बहुत दुखी कर दिया। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? दीदी मुझे बहुत प्यार करती हैं। आशा का तो जैसे जहाँ ही लूट गया हो, उसे सब सुना सुना लगने लगा। दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? मैं रोहन को अपने बेटे जैसा ही प्यार करती हूँ। मैंने उन्हें हमेशा अपनी बड़ी दीदी माना, ना कभी उनसे किसी काम को करने के लिए कहा या फिर मना किया, और ना ही उनकी कभी बात काटा। और आशा फूट फूट कर रोने लगी।
मीनू बोलती है, देखो दीदी चुप हो जाओ, मैं बस सही करवा दूंगी, आप चिंता ना करो। आशा के दिल में इस बात को सुनकर जैसे क्रोध का बीज पैदा हो गया हो। उस क्रोध ने बदले की भावना को तो जन्म नहीं दे पाया था, पर कुछ करने का मन जरूर बना लिया था। मीनू तो काम करके चली गई, पर आज तो जैसे आशा की भूख प्यास सब जा चुकी थी। वो अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए ही लेट गई। आशा की आंखों में आंसू गिर रहे थे और वो हर पल यही सोच रही थी कि मैंने दीदी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे उन्होंने इतनी बड़ी सजा दी। इसका मतलब ये भी था कि उसके मन में कहीं ना कहीं काले जादू की बात सही लगने लगी और उसे मीनू की बात पर भरोसा था। आशा ने सोच लिया था कि मुझे अब दीदी के साथ नहीं रहना, जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं उनके साथ एक पल भी नहीं रहूँगी और कुछ भी हो जाए मेरे गोद में भी बच्चा खेलेगा, मैं भी माँ बनूंगी। मुझे भी अब माँ बनना है, चाहे कितनी भी काले जादू क्यों ना करवाना पड़े। अब बस आशा मीनू का इंतजार करने लगी। प्रभा आशा के कमरे तक आवाज़ लगाती हुई आई, आशा आशा क्या हुआ, आज कुछ बोला भी नहीं और सोने लगी। तबीयत तो ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? आशा बोलती है, मेरा मन अच्छा नहीं है दीदी, आप मुझे अकेला छोड़ दो। प्रभा बोलती है, अच्छा ठीक है, जब मन अच्छा हो तब बात कर लेना, अभी आराम कर लो। आशा अगले दिन मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आई और सीधे ही आशा के कमरे में गई। दीदी आप ठीक तो हो ना? मीनू मुझे तुझसे कुछ काम है, मुझे माँ बनना है। कुछ भी हो तू अपने भाई से कह, अगर पैसा लगेगा तो मैं दूंगी, पर दीदी ने जो कुछ भी कराया है मुझे नहीं पता, पर मुझे माँ बनना है। मीनू बोलती है, ठीक है दीदी, आप कुछ बहाना बनाकर मेरे साथ चलना, यहाँ से आप अकेले ही निकल जाना, मैं आपको बीच रास्ते में मिल जाऊंगी। आशा ने मीनू से रास्ता पूछ लिया और मीनू भी बीच में मिलने के लिए तैयार थी। आशा ने अगले दिन प्रभा दीदी से कहा, दीदी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, आज शाम तक लौट आऊँगी, आप इनसे बोल देना, मैंने ऑटो बुलवा ली है, उसी से जा रही हूँ। प्रभा का मन थोड़ा बेचैन तो हुआ, पर कुछ नाराज सी दिखी आशा से। उसने पूछा नहीं, सोचा शायद पति पत्नी में अनबन हो गई होगी। रास्ते में मीनू मिल गई और दोनों ही ऑटो में बैठ गए। मीनू के बताए हुए रास्ते पर ऑटो वाला अपनी ऑटो चलाने लगा। मीनू के बताए हुए रास्ते पर ऑटो वाला आशा को ले जा रहा था। शहर से दूर निकलकर वह एक छोटे से मकान में जा पहुँचे। यह मकान एक खंडर था जो शहर से दूर एक पहाड़ी पर था। मीनू ने ऑटो वाले को उससे पहले ही रुकने को कहा और मीनू ने उस ऑटो वाले को 1 घंटे रुकने को कहा। उससे कहा कि हम साथ में ही चलेंगे, बस थोड़ी देर यहीं इंतज़ार करना। मीनू और आशा दोनों ही उस खंडर रूपी मकान में गई। आशा ने देखा वो मकान अंदर से सही लग रहा था। उस मकान के अंदर एक कमरा था जिसमें एक सज्जन जो बाबा का रूप लिए बैठे थे। आशा को देखकर अचानक ही बोले, आओ आशा आओ। आशा काफ़ी डर गई, पर मीनू ने उसे आश्वासन दिया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यही मेरे भाई हैं। फिर आशा थोड़ी मन को शांत करती हुई उसके पास गई। उस बाबा ने जो मीनू का भाई था, आशा को बभूति दी और उस बभूति को सर पर लगाने को कहा। जब आशा ने उसे सर पर लगाया तो बाबा जोर जोर से कांपने लगा और उसने बताया कि उस पर जो काला जादू किया गया है वह उतर गया है, पर उसे 2 दिन बाद आना होगा। वो 2 दिन पूजा करेगा और पूजा के लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी, उसके लिए उसे कुछ पैसे देने होंगे। आशा ने तुरंत ही बाबा से हामी भर दी और कितने पैसे देने हैं मैं देती हूँ। बाबा ने आशा से 2000 रुपये लिए और उसे 2 दिन बाद आने को कहा और जल्द से जल्द वो गर्भवती हो जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया। आशा काफ़ी खुश थी। बाबा ने आशा को अपनी जेठानी से अलग होने के लिए भी कहा ताकि वो और कोई चाल ना चले। आशा भी अब काले जादू पर भरोसा कर चुकी थी और उसने अपनी जेठानी से अलग होने की हामी भर दी। मीनू ने भी आशा को विश्वास दिलाया कि वो अब जल्द से जल्द माँ बन जाएंगी। उसकी गोदी में जल्द ही एक प्यारा सा बच्चा होगा। आशा तो जैसे फूली ही नहीं समा रही थी। आशा को पूरा भरोसा था कि अब वो माँ बन जाएगी। दोनों ऑटो में बैठकर
घर वापस आ गई। शाम को आते ही आशा ने अपने अलग होने की बात अपने पति को बताई। विकास ने काफ़ी समझाया, तुम पागल हो गई हो क्या? भैया और भाभी से अलग होकर मैं क्या करूँगा? मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा। आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा उन्होंने? कितने प्यार से हम सब रह रहे हैं। क्या बात हो गई है जो तुम इतना बड़ा निर्णय लेना चाहती हो? आशा बोलती है, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो आप अलग हो जाओ, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी। आशा ने जब इतना कह दिया तो विकास समझ गया कि कोई ना कोई बात तो है जो ये मुझसे छिपा रही है। बात बड़े भैया को पता चली। अपने घर में सबसे बड़े होने के नाते उन्हें अपने छोटों की हर खुशी का ख्याल रखना था और उन्हें भी आशा के सामने झुकना ही पड़ा। और फिर प्रभा को। सभी आशा के जिद के आगे हार गए। प्रभा ने आशा से कहा, देखो आशा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही सोचा है। मुझे कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या हो गई है? शायद मैं कोई हल निकाल सकूं इसका। पर आशा ने प्रभा को कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बोला, दीदी क्या आप मुझे माँ बनते देखना चाहती हो? प्रभा बोलती, अरे ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? आशा बोलती है, अगर आप मुझे माँ बनते देखना चाहती हो तो आप मुझसे अलग हो जाओ। प्रभा बोलती है, देखो आशा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर कुछ भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रात में बहुत कुछ हो जाने के कारण किसी ने भी खाना नहीं खाया। घर में काफ़ी कलह का वातावरण हो चुका था। सुबह आशा और मीनू मिली। जैसे ही मीनू को इस बात का पता चला, वो आशा से खुश होने लगी। अगले दिन आशा बिना किसी को कुछ बताए ऑटो में बैठकर मीनू के साथ मीनू के भाई यानी काला जादू करने वाले बाबा के पास पहुंच गए। सबसे पहले मीनू ने आशा को मकान के बाहर ही रुकने के लिए कहा और उसे बाबा से मिलकर बात करने के बाद मिलाने को इंतज़ार करने को कहा। आशा वहीं मकान के बाहर ही मुख्य दरवाजे पर रुक गई। मीनू जब बाबा से मिली तो मीनू ने बाबा को इशारा करके कहा, आशा आ गई है और वो बाहर ही खड़ी है। दोनों तालियां बजा बजा कर हंसने लगे और अपने काले जादू की बड़ाइयाँ करने लगे। दोनों अपनी अपनी बड़ाई अपने अपने मुंह से कर रहे थे। फिर बाबा ने अपना प्लान बताया कि जैसे ही आशा आएगी, इस धुएं से वो हल्की सी बेहोश हो जाएगी और फिर वो आशा के साथ बलात्कार करेगा। वो उसे दवा भी खिला देगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। बाबा ने मीनू को कई और प्लान बताए और फिर दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद जब मीनू आई तो आशा से बोली कि अब चलो, बाबा इंतजार कर रहे हैं। आशा को शायद इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिस मीनू पर वो इतना भरोसा किया करती थी, आज वही उसके दामन में दाग लगाने वाली है। अपने घर वालों से इस कदर लड़ाई की। इन काले जादू के फरेबियों पर जो सौदागर है, झूठ और फरेब के जो पैदा होते हैं हम और आप लोगों की गलतियों की वजह से। आशा धीरे धीरे चलने लगी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि क्या वो गलत तो नहीं कर रही। बिना अपने पति को बताए, बिना किसी की सलाह लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। जैसे ही वो बाबा के पास गई और बाबा ने उसे वही आग से बने हुए हवन कुंड के पास बैठा दिया और कुछ पदार्थ उस हवन कुंड में डाला। आशा को बेहोशी सी आने लगी और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। मीनू और बाबा उसे कमरे में ले गए और फिर वह दरिंदा बाबा आशा के पास आया। वह बाबा आशा के नज़दीक आ चुका था और वो आशा को अपने आगोश में लेने वाला ही था कि पीछे से उसके सर पर लकड़ी के बड़े लट्ठे के आघात ने उसके सर को लहूलुहान कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आशा की जेठानी प्रभा खड़ी हुई थी। उसने प्रभा के उस रूप को देखकर साक्षात माँ दुर्गा का दर्शन किया। उसे उस वक्त प्रभा माँ चंडी के रूप में दिखाई दी, जो उस पर लकड़ी के उस लठ से बार बार वार कर रही थी। प्रभा ने छली ध्रुत इस पाखंडी बाबा का जमकर लठ से बरसाई। प्रभा बोली, तू क्या समझ रहा था? तू मेरी छोटी बहन के साथ इस तरह की हरकत करेगा और मैं चुप रहूंगी? लठ का वार इस कदर तेज था कि बाबा की एक टांग की हड्डी से कड़ाक की आवाज आई और उसकी टांग टूट गई। प्रभा का गुस्सा इतना तेज था कि वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आशा को होश आया तो
तो उसने देखा कि उसके ब्लाउज के हुक खुले हुए थे। आशा ये सब देखकर काफ़ी घबरा गई और उसने देखा कि प्रभा अब भी उस पाखंडी बाबा की पिटाई कर रही थी। आशा ने अपने वस्त्रों को सही से पहना और अपने किए हुए इस कर्म पर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। बाबा की हालत खराब हो गई और आशा ने प्रभा को रोका। आशा अपनी दीदी के गले लगकर रो रही थी और प्रभा उसे सांत्वना दे रही थी। मीनू जब उस ऑटो वाले से आगे की कार्य योजना तैयार करके लौट कर आई तो दोनों को एक साथ देखकर उसकी हालत पतली हो गई और पुलिस भी साथ आ गई थी। पुलिस को प्रभा ने इन्फॉर्म किया था और उसके ठिकाने का भी पता प्रभा ने ही बताया था। बाबा, मीनू और ऑटो वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। तीनों एक साथ मिले हुए थे और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस की सख्त कार्रवाई में मीनू ने बताया बाबा उसका भाई नहीं था, उसका पति था, जो इस प्रकार की वारदात को अपनी पत्नी के साथ मिलकर किया करते। बाबा पर बलात्कार और धोखे आदि के मुकदमे दर्ज हुए। प्रभा ने पुलिस को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से वो मीनू को जानती है। प्रभा बोलती है, मेरा संपर्क मीनू से 5 साल पहले हुआ जब वो हमारे यहाँ बाई का काम करती थी और बच्चों के लिए परेशान। प्रभा ने जब उसे बताया तो उसने इसी बाबा का पता बताया और इन दोनों के द्वारा ही वो बलात्कार का शिकार हुई। हाँ, उसके साथ भी बलात्कार हुआ था, पर बेइज्जती के डर से उसने ये बात किसी को नहीं बताई और उस हादसे के बाद वो कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ी और कुछ महीने बाद ईश्वर की कृपा से ही गर्भवती हुई। मीनू उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसके घर में काम तो करती थी पर उसके साथ बलात्कार की बात भी सबके सामने लाने की धमकी देती थी, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं कह पाई। पुलिस ने एक संपन्न घर की बात होने की वजह से प्रभा का नाम गुप्त ही रखा। पुलिस ने इस मामले में और सख्ती दिखाई और बाबा से पता चला कि उसने 6 महिलाओं के साथ बलात्कार और करीब 10 महिलाओं के साथ 400 BC ब्लैकमेल करने का काम किया। बाबा को उम्र कैद और मीनू को उसकी मदद करने के लिए और उसका इस काम में साथ देने के लिए 4 साल की कैद हुई। अक्सर महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन और एक महिला ही महिला की सबसे बड़ी दोस्त हो सकती है। जहां मीनू ने, जो कि एक महिला ही थी, महिलाओं को इन परेशानियों में डाला और उनका शोषण करवाया और प्रभा ने उस बाबा के उस हैवानियत के शिकार की बात पुलिस को अपनी इज्जत की वजह से नहीं बताई और फिर औरतों का इस बाबा का शिकार होना पड़ा। और उसी प्रभा ने अपनी देवरानी की मदद भी की, क्योंकि अगर वो समय पर ना पहुंचती तो शायद आशा के साथ भी वही होता जो अन्य महिलाओं के साथ हुआ। यह एक काल्पनिक घटना है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था कि काला जादू, तंत्र, टोटके आदि पर भरोसा ना करें। हो सकता है ये सही भी हो, पर आजकल इसका गलत इस्तेमाल और इसके नाम पर झूठ फरेब का धंधा भी चल रहा है और महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती जा रही है, क्योंकि बिना महिला के शामिल हुए ऐसे धंधे भी नहीं होते। अगर किसी एक को भी इससे सीख मिले तो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करो ताकि लोग जागरूक हो सके और ऐसी चीज़ों में ना पड़ सके। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।